यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के मॉक टेस्ट नंबर 5 को। ये 5th मॉक टेस्ट है अपना, तो अब इसको जो है यहीं पे विराम लगा देंगे और अब हम लोग जो है इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हमारा पेपर नंबर 2 के मॉक टेस्ट। हालांकि उसके सारे एमसीक्यू जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके कॉमर्स के 10 यूनिट के, लेकिन अब इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी तो 5 हमने पेपर 1 के कर लिए, अब 5 पेपर 2 के करेंगे। वैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 4 का, लेकिन मैंने सोचा चलो 5 करवाते हैं। तो ये 5th लास्ट मॉक टेस्ट है अपने पेपर नंबर 1 का, इसको आप कीजिएगा। इसके बाद फिर पेपर नंबर 2 वाला शुरू करते हैं। ओके, हाँ जी। इसकी बाकी पीडीएफ जो है अनसोल्ड पीडीएफ वो मैंने डाल दिया था अपने टेलीग्राम पे। आई होप कि आपने उसको कवर कर लिया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली ये कीजिए। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार ये क्वेश्चन को एक बार रीडिंग जरूर कर जाना। ओके, हाँ जी सर। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है वो है क्या? टीचिंग से बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को। तो टीचिंग और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को कौन सी स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंट करती है? तो पहला है टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। ये जो है ये यहाँ पे टीचिंग को जो है वो डिराइव किया गया एज ए कमोडिटी के तौर पे। दूसरा, टीचिंग जो है एक सोशल एक्ट है जबकि लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम ओके है। फिर टीचिंग का मतलब होता है लर्निंग, जबकि लर्निंग डज नॉट इंप्लाई टीचिंग। ये बात भी एकदम जो है वो सही है, क्योंकि अगर आप किसी को टीच करें मतलब नेचुरल बात है दूसरा पर्सन क्या करें, लेकिन अगर कोई पर्सन लर्न कर रहा है तो उसको टीच करने वाला कोई हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंसान खुद से भी काफी चीजें सीखता है। टीचिंग इज काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज, जबकि लर्निंग इज लाइक रिसीविंग। तो ये भी कहीं ना कहीं बात करेगी इसका कमोडिटी का। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आगे, टीचिंग इंटरेक्शन है एंड ट्राइडिक इन नेचर है। बिल्कुल सही बात है। टीचिंग जो है वो क्या है? ट्राइडिक इन नेचर होता है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है जी आपका स्टूडेंट, एक होता है कंटेंट और एक होता है कौन? आपका टीचर। स्टूडेंट को बोलते हैं हम लोग क्या? प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है जी। जबकि लर्निंग एक एक्टिव एंगेजमेंट इन द सब्जेक्ट डोमेन। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को? तो वो है जी आपका बी, सी एंड ई। बोल तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट बोलता है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। आपको लिस्ट तरीके उनमें से बताना है लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक जो फैसिलिटेट करेगा, जो उसको हेल्प करेगा। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, हेल्प करेगा टीचिंग लर्निंग सिस्टम में टू बिकम इफेक्टिव। चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। तो इनमें से कौन सा ऐसा लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको चीजों को समझने में हेल्प करेगा? पहला, प्रायर एक्सपीरियंस लर्नर, बिल्कुल हेल्प करेगा कि उसने पहले क्या चीज सीखी हुई है। लर्नर का फैमिली लाइनेज, नहीं सर। एप्टीट्यूड लर्नर का बिल्कुल हेल्प करेगा। लर्नर की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लर्नर है, ये भी हेल्प करेगा। लर्नर फूड हैबिट एंड हॉबी, नो। लर्नर रिलीजन एंड एफिलिएशन, नो। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए, सी एंड डी। आगे असर्शन दे रखा है, बोलता है ऑल टीचिंग इंप्लाइज लर्निंग। जितने भी टीचिंग है वो सब जो है वो इंप्लाइज लर्निंग। अगर आप टीच करेंगे तो दूसरा पर्सन लर्न करेगा, ये बात एकदम सही है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। लर्निंग को अगर यूजफुल बनाना है तो वो टीचिंग से होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इंसान खुद से भी सीखता है, कई बार उसको कोई टीच नहीं करा फिर भी उसको लेसन मिल जाते हैं जी। तो ये जो है वो क्या है? गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सी, असर्शन ट्रू है जबकि रीजनिंग फॉल्स है। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ द सबमिटिव, किसके बेस पर? सबमिटिव टेस्ट के बेस पर ए टीचर इज इंटरप्रेटिंग। टीचर जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है हिज और हर स्टूडेंट को, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ देयर वेलनेस लाइफस्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर। जो वेलनेस लाइफस्टाइल जो है उनके बिहेवियर में आ गया। दिस विल बी कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इनमें से कौन सा जो है वो की बिहेवियर है किसका? इफेक्टिव टीचिंग का। तो की बिहेवियर जो है इफेक्टिव टीचिंग का वो है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। मतलब अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो आपको जो आप इंस्ट्रक्शन जो डिलीवर करते हैं, बेसिकली जो आप बातें जो है वो बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसमें क्या होनी चाहिए? वैरायटी होनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी आपके अंदर अगर है तो आपकी टीचिंग जो है वो कैसी रहेगी? इफेक्टिव। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, और अगर स्टूडेंट अलग अलग तरह के हैं तो नेचुरल बात है कि आप उनको जो पढ़ाएंगे वो भी एक सेम वे के अंदर आप उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो है वो की बिहेवियर है आपकी किसका? इफेक्टिव टीचिंग का। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकस करता है एमिलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन। जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसी को एमिलियोरेट करने के लिए जो है मतलब उसको बेसिकली कोई सिचुएशन है, ठीक है, और उसको आपने खोजबीन करनी है, तो उसके लिए जो है किस तरह की रिसर्च जो है वो यूज करते हैं हम लोग? तो वो है कौन सी? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मेनली फोकस जो है वो होता है कि प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन और इनसाइट। इनसाइट का मतलब है डेप्थ या ज्ञान देना इनटू द इमीडिएट प्रॉब्लम और इश्यू। जो आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम है तो उसके बारे में इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना या उसके बारे में इमीडिएट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये एक्शन रिसर्च का मेन फोकस होता है। तो आंसर जो है 6 का, डेट इज अ सी। नेक्स्ट 7, ए रिसर्चर अटेम्प्ट, एक रिसर्चर था रिसर्च करने वाला, अटेम्प्ट टू
इवेल्युएट, वो इवेल्युएट करना चाहता है द इफेक्ट ऑफ द मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन। क्या वो इवेल्युएट करना चाह रहे हैं? इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग का इंपैक्ट किस पे? एंजाइटी प्रोनेस प्रॉब्लम्स के ऊपर। विच मेथड रिसर्च, तो इसके लिए वो कौन सी मेथड रिसर्च जो है उसके लिए क्या रहेगी? एप्रोप्रिएट रहेगी। तो वो है जी कौन सा? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, क्योंकि यहां पे इफेक्ट जो है फीडिंग का ऑन एंजाइटी में बी असर्टेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम गैप। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ए वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडिया एंड इश्यू में बी मेड पॉसिबल। किस अरेंजमेंट के अंदर, ये आपको 4 तरह के अरेंजमेंट दे रखे हैं। रिसर्च आर्टिकल हो गया, जब आप आर्टिकल को प्रेजेंट करते हैं, वर्कशॉप हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, सिंपोजियम हो गया, इनमें से कौन सा अरेंजमेंट जो है वो एक वाइडर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगा किसका? आइडियाज का एंड इश्यूज का में बी मेड पॉसिबल। तो वो होता है कहां पे आपकी वो होता है कहां पे? आपके कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल, वर्कशॉप और सिंपोजियम ये मोर फोकस होते हैं। इनके ऊपर जो है जो बातें इन्होंने बोलनी होती है वो उसी के ऊपर जो है जनरली चर्चा होती है। लेकिन जो आपकी कॉन्फ्रेंस है तो वहां पे आप चीजों को ज्यादा इवॉल्व कर सकते हैं। आगे, इन फाइनलाइजिंग ए थीसिस राइटिंग फॉर्मेट, अगर आपको जो है थीसिस राइटिंग फॉर्मेट को क्या करना है? फाइनलाइज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री पेजेस। तो सप्लीमेंट्री जो पेजेस है उनको क्या बोलते हैं? जो सप्लीमेंट्री पेज है उनको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिक्स। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्पेक्टेबल, इनमें से कौन सा सस्पेक्टेबल है टू द इश्यू ऑफ द रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रिसर्च के अंदर हम लोग जो है वो एथिकल इश्यूज को भी क्या करते हैं, बेसिकली जो वेरियस एथिकल इश्यूज जो है रिसर्च करते हुए जो आते हैं तो उनको हम लोग जो है कंसीडर करके चलते हैं। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा सस्पेक्टेबल टू द इश्यू ऑफ द रिसर्च एथिक्स, वो है जी आपका क्या? रिपोर्टिंग। 2 जगह पे होता है बेसिकली, एक तो होता है कि जब आप डेटा कलेक्शन करते हैं, और एक होता है कहां पे? जब डेटा को क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हो, मतलब लास्ट में जो आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो। तो दोनों जगह पे जो है रिसर्च एथिक्स जो है वो रोल प्ले करता है। तो इनमें से कहां पे है? तो इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, नहीं, यहां पे एथिक्स का कोई रोल नहीं है। फॉल्टी रिसर्च डिजाइन, नो, ये ह्यूमन एरर है। चॉइस ऑफ द सैंपल टेक्निक, ह्यूमन एरर है। मेन है रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, जो रिसर्च फाइंडिंग आप जो है वो क्या कर रहे हो? जिनकी रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो आप रिपोर्ट बना रहे हो बेसिकली अपनी, ठीक है, तो वहां पे आपका रिसर्च एथिक्स जो है वो रोल प्ले करता है। तो लिखा हुआ है रिसर्च फाइंडिंग स्पेसिफिकली इन सोशल साइंस आर टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, इसलिए यहां पे जो है वो रिसर्च एथिक्स जो है वो रोल प्ले करता है। आगे, ये आपको आंसर पैसे था, जिसका आंसर है ए बी सी सी। 11 का ए, 12 का ए, 13 का बी, 14 का सी और 15 का सी। इनके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा मैं। अब आते हैं हम 16वें पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता था इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल। जो इंटरेक्शन जो होता है, मतलब जो इंटरेक्शन होता है किसमें? स्टूडेंट में और टीचर में, वो क्रिएट करता है एक जोन ऑफ प्रोक्सिमल। तो इसको ये क्या कैसा जोन जो है वो डेवलप करता है? तो उसको बोलता है जेपीडी। जेपीडी का मतलब जो है वो क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इट इज डिफाइंड एज ए, कई बार ना बच्चा अकेले में कुछ चीज नहीं कर सकता, लेकिन किसी के साथ मिलकर के वो काफी सारा काम कर देगा, तो इसी को बोलते हैं जेपीडी। बोले तो इट इज डिफाइंड एज अ रेंज ऑफ टास्क, इट इज डिफाइंड एज अ रेंज ऑफ टास्क, बहुत सारे ऐसे काम दैट ए चाइल्ड कैन परफॉर्म विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ द अदर, जो दूसरों की गाइडेंस से, दूसरों की हेल्प से वो परफॉर्म कर देगा, बट कैन नॉट येट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, लेकिन अकेले अगर उसको बोलो तो वो नहीं कर सकता। विद जेपीडी, जेपीडी बोलो तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो आपसे जो निकटता जो बढ़ती है, देयर आर 2 लेवल सच एज एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल और एक कौन सा? पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। तो वहां पे जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो होती है, जब टीचर का और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है, जो जेपीडी जो है वो क्या होती है? डेवलप होता है बेसिकली। नेक्स्ट बोलता स्पेशियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन द क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट। तो उससे क्या होगा? अगर आप स्पेशियल क्या करते हो? ऑडियो रिप्रोड्यूस करते हो, ठीक है, क्लासरूम के अंदर, तो उससे स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव लोड जो है ना, तो वो क्या होता है? वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इट कैन रिड्यूस द स्टूडेंट कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसको चीजें जल्दी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आप रिवाइज जल्दी करा सकते हो। ये सब द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो कैसा होना चाहिए? क्लासरूम कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए एपैथेटिक, ऐसा होना चाहिए। आगे, एक गुड कम्युनिकेटर बिगिन हिज और प्रेजेंटेशन विद ए, जो गुड कम्युनिकेटर है वो अपने प्रेजेंटेशन को जो है वो क्या करता है? बिगिन करता है किसके साथ? विद ए आइस ब्रेकर। अब ये आइस ब्रेकर क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन और इंटरेक्शन इज टू क्रिएट कॉन्जियल ह्यूमरस एंड मोटिवेटिंग एनवायरमेंट फॉर डिस्कशन। शुरुआत में ही जो है बच्चों को क्या करना? मोटिवेट करना, उनको एहसास कराना कि आपका गोल क्या है, ये सब चीजें मान लो, तो उससे क्या होता है? बच्चा थोड़ा अटेंटिव हो जाएगा। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो शुरुआत जो करेगा अपनी प्रेजेंटेशन का, तो ऐसे कीवर्ड से करेगा जिसको सुन करके जो है बच्चा आप आगे के सेशन के लिए क्या रहे? अटेंटिव रहे, तो उसको बोलते हैं आइस ब्रेकर। आगे, इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय, अगर एक क्लासरूम के अंदर जो है मैसेज रिसेप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एनहांस किया जा सकता है बाय एस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट। एक व्यू पॉइंट को आप पहले से बच्चों के माइंड में क्या कर दो? एस्टेब्लिश कर दो, तो अब आप जो भी बोलोगे बच्चा उसको अटेंटिव होकर सुनता भी है।
आगे एक सीरीज ये लिखी है आपको, नंबर सीरीज है 1, 6, 15, 28, 45। तो बताना है नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी। देखो 1, 6, 15, 28, 45, अगली टर्म जो है वो क्या होने वाली है। 1 और 6 में डिफरेंस कितना, 5 का। 6 और 15 के अंदर 9 का। 15 और 28 में 13, 28, 45 में 17। अब ये देखो इनका डिफरेंस ये 4 4 से बढ़ रहा है, तो 17 के बाद इसमें 4 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। तो अगला डिफरेंस कितने का होगा, 21 का। 45 में 21 जोड़ो तो आंसर आएगा कितना, 66। आगे नेक्स्ट टर्म बतानी है ABD, ये है आपका, फिर DGK ये है, HMS ये है, MTB ये है। अब अगली टर्म बतानी है, तो यहां पे जो रूल फॉलो हो रहा है 3 4 3 +3 +5 +7। तो अगला जो है वो क्या हो रहा है, +4 +6 +8। तो इसका मतलब 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो अगला क्या होगा, 8 होगा। +7 के बाद +8 +9 और अगला क्या होगा, +10 होगा। तो M में +6 करेंगे तो S, T में +8 करोगे तो B, और B में +10 करोगे तो L आएगा। तो आंसर जो है वो दैट इज अ B। आगे एक सर्टेन कोड के अंदर कोवेलेंट को जो है वो आपको कोड किया गया है BWPDUOFM। तो बताओ इसके अंदर जो है एलिफेंट की कोडिंग जो है वो कैसे होगी। तो यहां पे जो है वो हमने क्या किया, चेंज नेक्स्ट जो है +1 का रूल लगा के और क्या किया हुआ है, अल्फाबेट्स को रिप्लेस किया हुआ है। तो ये देखो C यहां पे आया D, A की जगह यहां B, O की जगह O के बाद O+1 P और V+1 W, ये इस तरीके से, और वैसे ही लेंथ हो गया। तो इसी तरीके से +1 का रूल लगा के आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, QFM FUOBI। चलो जी आगे। अजय फ्रेंड है किसका, राकेश का। पॉइंटेड टू एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन को, कोई बूढ़ा इंसान था, उसको पॉइंट आउट करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि ये कौन है। एक बूढ़ा इंसान था, उसको पॉइंट आउट करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि ये कौन है। तो राकेश ने बोला हिज सन, कि उस बूढ़े इंसान का जो लड़का जो है ना, इज माई सन अंकल, वो मेरे लड़के का अंकल है। इस बूढ़े इंसान का जो लड़का है वो मेरे लड़के का अंकल है। तो मतलब अब बताओ कि वो जो ओल्ड मैन है वो राकेश का क्या हुआ। तो देखो ओल्ड मैन का जो सन है वो राकेश के सन का क्या है, लड़का। तो राकेश के सन का लड़का जो है, तो इसका मतलब जो राकेश के सन का अंकल है, तो राकेश का जो सन हो गया, ठीक है, उसका अंकल, ये अंकल मतलब चाचा होता हो गए। तो ये जो पर्सन है वो राकेश के क्या हुए, भाई हुए। हाँ जी, तो बताओ ये पर्सन जो है वो कौन होगा। तो ये पर्सन जो है वो राकेश का कौन होगा, बोलो फादर। तो आंसर जो आएगा वो कौन, क्या आएगा, फादर। आगे गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपको देखे, अमंग देम, इनमें से दो जो है आर रिलेटेड इन सच ए वे, दो इस तरीके से रिलेटेड, दे कैन बोथ बी ट्रू, वो एक साथ ट्रू तो हो सकती है बट दे कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स, लेकिन वो एक साथ जो है वो फॉल्स नहीं हो सकती। तो आपको बताना है वो दो स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो देखो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर AIO स्क्वायर ऑपोजिशन का रूल लगा, तो होनेस्ट पीपल नेवर सफर, ई टाइप है, मतलब ये ई टाइप वाली कौन सी होती है, 100% नेगेटिव, ये होती है ना। हाँ जी, नो वाली, ये नो वाली है। फिर ये है आपकी आई, ऑलमोस्ट ऑल होनेस्ट पीपल डू सफर, तो ये है आई टाइप, जिसके अंदर जो है वो क्या होती है, पर्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है। होनेस्ट पीपल हार्डली सफर, ये है ओ टाइप, ये कौन सी होती है, सम नोट वाली। और ईच एंड एवरी होनेस्ट पर्सन सफर, तो ये है कौन सी, ए टाइप। तो ए टाइप कौन सी होती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ओके, तो कौन सी है, दो स्टेटमेंट जो एक साथ जो है वो ट्रूथ हो सकती है लेकिन एक साथ रोंग नहीं, फॉल्स नहीं हो सकती, तो वो होती है जी कौन सी आपकी, वो है आएगा सब कॉन्ट्रेरी। और सब कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट जो है वो कौन कौन सी है, आई एंड ओ। तो आई और ओ देख लो, आई और ओ है बी एंड सी, तो बी एंड सी जो है उसका आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे अगला क्वेश्चन है, बोलता है गिवन बिलो आर द टू प्रीमाइस, दो प्रीमाइस लिखे ए एंड बी, फ्रॉम दीज टू, इन दो प्रीमाइसिस के अंदर जो है चार कंक्लूजन जो है वो भी ड्रॉ, इन दो प्रीमाइसिस के बेस पर चार कंक्लूजन ड्रॉ किए हुए हैं। सिलेक्ट द कोड दैट स्टेट्स द कंक्लूजन और कंक्लूजन ड्रॉन वैलिडली, आपको बताना है कि इनके थ्रू जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया वो वैलिड कंक्लूजन कौन कौन से, वो आपको जो है बताना है। पहले प्रीमाइसिस जो है वो क्या है, ऑल बैट्स आर मैमल, मैंने इसका वेन डायग्राम बना लिया, तो बैट्स छोटा है मैमल बड़ा, ये आ गया। नो बर्ड्स आर बैट्स, इन दोनों को मैंने अलग अलग बना लिया। अब इसके बेस पर बताना है, पहला नो बर्ड्स आर मैमल, नो बर्ड्स आर मैमल, इनका रिलेशन जो है वो कोई बता ही नहीं रखा, तो मे और मे नोट भी, मतलब वैलिडली कंफर्म नहीं कह सकते, तो ये जो है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा सम बर्ड्स आर नोट मैमल, सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो मैमल नहीं है, तो ये भी मे और मे नोट भी। नो बर्ड्स आर, नो बैट्स आर बर्ड, जब दोनों नो, जब नो ये बोल दे नो बर्ड्स आर बैट, तो इसका जो रिवर्स होगा वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो नो बैट्स आर बर्ड भी क्या होगा, ट्रू, तो ये आपका वैलिड है। ऑल मैमल्स आर बैट्स, ये भी मे और मे नोट हो भी सकता है और नहीं भी, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है जिसको आप वैलिडली जो है बोल सकते हो कि ये क्या है, करेक्ट है।
आगे अगला क्वेश्चन आ गया, बोलता है जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब डू नॉट कॉज ए ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो। जिस तरह से पिघली हुई जो आइस मेल्टिंग जो आइस क्यूब्स है उससे ग्लास ऑफ वाटर जो ओवरफ्लो नहीं होगा, मेल्टिंग सी आइस, और उसी तरीके से जो है जो समुद्र की जो बर्फ जो है वो पिघलेगी, इट डज नॉट इंक्रीज दी ओशियनिक वॉल्यूम, तो उससे भी जो है समुद्र का जो भाव जो ओशियनिक वॉल्यूम जो है तो वो ज्यादा नहीं होगा। तो ये किस तरह का स्टेटमेंट है, ये है जी आपका आर्गुमेंट किस तरीके का, एनालॉजी, जिसके अंदर बात जो है वो की गई है क्या, सिमिलैरिटी, दो चीजों को जो है वो एक साथ जो है लाने की कोशिश की गई है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करने की कोशिश की गई है। आगे व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पेज एड्रेस, आपको वेब पेज एड्रेस का नेम बताना है, तो वेब पेज एड्रेस का नेम जो होता है उसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जांपल जैसे बता रखे http और ये /www.google.com, तो यहां पे http जो है ये हो प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर http हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। www जो है ये सब डोमेन होता है, ये गूगल जो है ये डोमेन नेम है, और .com ये क्या है, टॉप लेवल डोमेन होता है। तो इस पूरे को ये है जी आपका वेब पेज का एड्रेस, इसको बोलते हैं हम लोग के यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बोलता है डेटा स्टोरेज हियरार्की जो है उसके अंदर क्या आएगा, तो देखिए यहां पे मैंने बता रखा है 5 लेवल के ऊपर। सबसे पहले आएगा बिट, तो सिंगल बाइनरी डिजिट जो होती है उसको बोलते हैं बिट। मल्टीपल डिजिट बिट्स, जब मल्टीपल बिट्स हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगी, बाइट। मल्टीपल जो करेक्टर हैं, ठीक है, वो जो बाइट होंगी उसको करेक्टर बोलते हैं। तो मल्टीपल करेक्टर मिलके जो है वो क्या बनाएंगे, फील्ड। मल्टीपल फील्ड मिलके जो है बनेंगे रिकॉर्ड। मल्टीपल रिकॉर्ड जो है वो बनाएंगे फाइल, और मल्टीपल फाइल्स जो है उनसे बनेगा क्या, डेटाबेस। तो इसको अगर आप देखोगे ये हियरार्की हो गया, लेवल 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो ये मैंने बनाया बिट, बिट के बाद में फिर आपका बाइट करेक्टर, फिर आएगा फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल्स, और फिर आएगा जो क्या आपका डेटाबेस। तो आंसर जो बनेगा डेट इज बी, इसको करके जाना जरूर। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज फॉर द प्रॉफिट बिजनेस, प्रॉफिट बिजनेस के लिए जो है वो कौन सी डोमेन को हम लोग जो है वो यूज करते हैं, तो ये डोमेन्स होते हैं अपने, ये देखो ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। .com होता है कमर्शियल प्रॉफिट बिजनेस के लिए, .net नेटवर्किंग साइट्स के लिए, .edu एजुकेशनल साइट्स के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .mil मिलिट्री के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या था, प्रॉफिट बिजनेस जो है वो कौन सा है, तो वो है .com। आगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी की जो है फुल फॉर्म बतानी है आपको, एज यूज्ड इन द कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी, वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसीज, जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है सांस लेने से संबंधित जो है, तो उनकी मेजर जो कॉज है, उनका मेजर जो कारण है वो क्या बनता है, वो आपके सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो सांस के साथ में चले जाते हैं ना, तो उससे जो है वो सांस लेने की समस्या पैदा हो जाती है। आगे असर्शन देखिए, बोलता है इन अर्बन एरिया के अंदर स्मोक जो है, स्मोक एपिसोड्स अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर, ये बात जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जो स्मोक एपिसोड्स जो है धुंध आपको जनरली देखने को मिलेगी विंटर्स के अंदर। आगे रीजन के अंदर बोल रहा है विंटर के अंदर लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न, बहुत सारा जो है वो बायोमास बर्न किया था, बिल्कुल सही बात है। लोग जो है वो उपले जलाते हैं, ठीक है, लोग जो है वो लकड़ी जलाते हैं, क्या करने के लिए, बाय द पीपल फॉर हीटिंग द पर्पस और टू कीप देमसेल्फ वार्म, ये बात भी सही है। लेकिन ऊपर जो बात की गई है अर्बन एरिया की, लेकिन ये सब चीजें जो है वो जनरली कहां पे होती है, रूरल एरिया में। तो दोनों बातें सही है, बट रीजन जो वो करेक्टली जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो आंसर जो इसका बनेगा डेट इज बी। आगे अकरेंस ऑफ द नेचुरल हजार्ड्स इज अफेक्टेड बाय, अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड जो अफेक्ट होता है किससे, बाय ओजोन डिप्लीशन से, क्योंकि ये जो है ना ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन ये आपका जो है वो मैन मेड है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। आगे अमंग द फॉलोइंग फ्यूल ऑफ एनर्जी, ये आपको फ्यूल ऑफ एनर्जी दे रखी है, विच इज द मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है वो आपको बताना है, वो है जी आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है एंड देयर इज नो रेसिड्यू ऑन द बर्निंग, और जब ये बर्न होता है तो उसकी एक तो इसमें जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, ठीक है, आग लगने की जो वैल्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ज्वलनशील है हाईली, और दूसरा जो है वो क्या होता है ये कि जब ये बर्न होता है तो इसका कोई भी जो है वो रेसिड्यू नहीं मिलता है, मतलब कोई भी ये वेस्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल ऑफ द हायर एजुकेशन इंडिया, इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन का जो है वो गोल बताइए वो क्या क्या है। तो हम ये चाहते हैं हायर एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो, यस। इक्विटी उसके अंदर, यस। क्वालिटी और एक्सीलेंस होनी चाहिए, यस। रेलिवेंट भी हो सबके लिए, यस। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे, यस। कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन नहीं, तो ये तो आपका एसएस के अंदर आ गया, तो ये आपका नहीं होगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ABCDE थर्ड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, 2021 के अंदर जो है बेस्ट कॉलेज का NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज जो है वो कौन सा है, मिरांडा हाउस दिल्ली। आगे प्रिंसिपल जो है स्कूल का वो कंडक्ट करना चाहते हैं एक इंटरव्यू सेशन करना चाहते हैं वो ऑफ द किसका, टीचर स्टूडेंट्स का, विद ए व्यू टू एक्सप्लोर करने के लिए द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहांस पार्टिसिपेशन इन द स्कूल प्रोग्राम। तो विच टाइप ऑफ रिसर्च डज दिस एंडेवर बी रिलेटेड, तो बताओ कौन सी रिसर्च जो है वो करेंगे, तो उसके लिए करेंगे वो कौन सी, एक्शन रिसर्च।
आगे दी फॉलोइंग अदर टू सेट, दो सेट यहां पे दे रखे हैं। सेट 1 के अंदर है रिसर्च मेथड, सेट 2 के अंदर डेटा कलेक्शन टूल। ठीक है, आपको इनको जो है क्या करना है, मैचिंग करना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड की अगर बात करें तो इसके लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। ओके, एक्सपोज फैक्टर के लिए जो है वो क्या, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव जो सर्वे मेथड है इसके लिए क्वेश्चनर, इसमें डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और हिस्टोरिकल मेथड जो है वो क्या करता है, प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स को जो है यूज करता है रिसर्च करने के लिए। तो आंसर जो बनेगा 39 का, डेट इज बी। आगे अली ने बाय किया एक ग्लास, एक पेंसिल और एक कप। एक गिलास, एक पेंसिल और एक कप जो है, और उसने कितना पे किया, 22 रुपए। ओके, राकेश ने जो है एक कप, दो पेंसिल और एक गिलास लिया, उसने कितना पे किया, 28 रुपए। और जो प्रीति है उसने जो है दो ग्लास, एक कप और दो पेंसिल लिए, और उसने कितना पे किया, 35 रुपए। आपको बताना है 10 कप की कॉस्ट बतानी है। अब ये देखो, एक गिलास, इसने जो है वो एक एक्स्ट्रा क्या लिया, एक एक्स्ट्रा पेंसिल बॉक्स लिया। ठीक है, और तो उसने कितना फालतू पे किया, 7 रुपए। तो इसका मतलब जो है एक पेंसिल जो है वो कितने की होगी, 7 की। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं, राकेश को, प्रीति को, तो इनके अंदर जो फालतू जो है वो क्या है, ओनली ग्लास का। ओके, तो राकेश ने जो एक फालतू ग्लास लिया, प्रीति ने एक फालतू बस सिर्फ ग्लास लिया है, और कितना फालतू पे किया, 7 रुपए। तो इसका मतलब जो है वो टोटल इसने कितना, जो एक ग्लास की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई है, 7 रुपए। तो अब इसको यहां पे पुट कर दो, 21 रुपए टोटल पे कर दे, 7 और 7 के दोनों है, तो बाकी बच गए कितने, 7 रुपए। तो एक कप कितने का आ गया, 7 का। 10 कप कितने के, 70 रुपए। तो आंसर जो आएगा वो कितना, 70। आगे, if two standard form categorical proposition with the same subject and predicate relate in such a manner when one is undermined and the other must undetermined, जब एक undetermined है तो दूसरी भी क्या होगी, undetermined होगी, then what is their relation। तो जैसे ये बना था A E I O, तो ये जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये आंसर। अगर एक अनडिटरमाइंड है, दूसरी भी अनडिटरमाइंड होगी। आगे, अब आ गया आपका डीआई। तो डीआई के अंदर बता रखा है आपको सेल्स रेवेन्यू जो है वो बता रखा है इन लैख के अंदर, कहां कितना आया 2012 में, जनरल से कितना आया, मैगजीन से, बुक से। तो मैंने इन चारों साल का जो है वो मैंने जोड़ लिया। बोलते 2015 के अंदर अप्रोक्सीमेटली व्हाट वर द परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम बुक। बताओ किताबों से जो टोटल रेवेन्यू कितना आया 2015 के अंदर टोटल रेवेन्यू कितना था, 2015 के अंदर टोटल रेवेन्यू कितना था जो आपका किताबों से आया, तो वो आपको जो है वो बताना। तो बुक से जो रेवेन्यू है वो कितना है, 78, और अपॉन पे कर दो ये, एक मिनट रुको यार, एक मिनट 2012 है ये। 2012 के अंदर अप्रोक्सीमेट परसेंट टोटल रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द बुक्स। बुक्स से जो है वो कितना आया, तो बुक्स से 73 आया, और कितने में 150%। तो 73 अपन में 150 करोगे तो आंसर आएगा कितना, 45। आगे फिर बोलता है द नंबर ऑफ ईयर इन विच देयर वाज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरी ऑफ द आइटम। लगातार ये बताओ कि कितने सालों के अंदर जो है कम से कम 2 कैटेगरी के आइटम जो है लगातार क्या हुई हो, बढ़ी हो। तो 2013 के अंदर तो तीनों कैटेगरी के आइटम बढ़ी है, और 2014 में मैगजीन और बुक जो है वो क्या, उनमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। तो आंसर आएगा क्या, 2। आगे 44 बोलता है इफ द ईयर 2016 वर टू शो द सेम ग्रोथ। अगर 2016 भी सेम ग्रोथ जो है वो बता रहा है जो 2015 के अंदर थी, तो बताइए 2016 का रेवेन्यू कितना होगा। देखो 2014 के अंदर रेवेन्यू था 169, 2015 में 173, तो 2015 के अंदर कितना बढ़ा, 169 से 173 4 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 169। तो परसेंटेज निकालिए कितना गया, 2.36%। ओके, अब बताओ 2016 के अंदर वो कितना होगा। तो 2015 वाले में अगर 2.36% अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2016 का। तो 2016 का जो है वो कितना, 170 लाख, ये 177 लाख है, ठीक है ना। तो आंसर आएगा ये। आगे बोलता है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मेंटेन करता है डेटा एमसीए स्टूडेंट्स का टैबलेट फॉर्म के अंदर बाय परफॉर्मेंस एंड जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स। दी डेटा इस कैप्ट कंप्यूटर हार्ड डिस्क में रखते थे, लेकिन एक्सीडेंटली जो है वो डेटा जो है वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जो है बच के आई थी जो आपको मिल गई होगी। तो पैनिक बटन वाज प्रेस बट नो अवेल, लेकिन कुछ भी अवेल नहीं हुआ। तो एक्सपर्ट कमेटी बैठे, उसने कुछ डिसाइड किया कुछ फैक्ट के बेस पर। पहला, हाफ ऑफ द स्टूडेंट वर ईदर गुड, एक्सीलेंट और गुड। आधे जो स्टूडेंट थे वो या तो एक्सीलेंट थे या फिर गुड थे। आप अपने को फीमेल बता रखी थी यहाँ पे, ठीक है, टोटल नहीं बता रखा था। तो ठीक है, अभी देख लेंगे इसको जो है वो क्या है। फिर 40% स्टूडेंट वर फीमेल, ये जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 40% की। टोटल की निकालो, इसके बेस पर कितना आ गया, 80। अगर 80 टोटल है, 32 फीमेल है, तो 48 क्या हो गए, मेल हो गए, ठीक है। 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट जो है वो एवरेज है, तो मेल टोटल है 48, इसका 1/3 जो है वो क्या है, एवरेज है। तो एवरेज कितने होंगे, इस इंटू में 1/3 करोगे, 1/3, तो ये आ जाएगा कितना, ये 1/3 करोगे ना तो आ जाएगा कितना आपका
16। तो 48 टोटल थे, 10 एक्सीलेंट है, 16 एवरेज है, तो बाकी रहेगी कितने, ये 22 हो गए। और इसको मैंने यहां पे कर लिया। अब इसके बेस पर आपको जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट आर एक्सीलेंट, बताओ हाउ कितने फीमेल स्टूडेंट जो है वो एक्सीलेंट है, तो फीमेल स्टूडेंट एक्सीलेंट जो है वो क्या है, नील। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट आर गुड, अब बताओ फीमेल टोटल थी कितने, 32, और गुड उसमें से कितनी है, 8, तो क्या प्रोपोर्शन हो गया, 0.25। आगे फिर बोलता है अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द गुड स्टूडेंट आर मेल, जो गुड स्टूडेंट है उनमें से कितना प्रोपोर्शन जो है वो किसका है, मेल का। तो गुड स्टूडेंट है कितने, 30, और उसमें से मेल कितने, 22, तो प्रोपोर्शन निकाल लिया, आंसर आ गया 0.73 बी। आगे बोलता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसके बेस पर जो है कुछ आंसरिंग करनी है। सबसे पहले बोलता है आईसीटी इज कंसीडर्ड एज अ सबसेट ऑफ द आईटी, आईसीटी जो है बोलता है सबसेट है आईटी का। सर ये उल्टा हो गया, आईसीटी जो है वो सबसेट नहीं है, आईटी सबसेट है किसका, आईसीटी का। तो आईसीटी एक बिगर टर्म है किससे, आईटी से। दूसरा राइट, तो पहला तो गलत हो गया जी। सेकंड बोलता है राइट टू यूज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज अ कॉपीराइट, अगर आप जो किसी दूसरे पर्सन के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हो उसको कॉपीराइट बोलते हो, सर उसको लाइसेंस बोलते हो, कॉपीराइट नहीं बोलते। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, कोई भी सही नहीं है। आगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर जो अफेक्ट करता है टीचिंग इफेक्टिवनेस को इस रिलेटेड टू वो क्या है, वो है जी आपका एजुकेशन सिस्टम। आगे असर्शन देखिए, बोलता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या करता है, वो टेंड्स टू एक्सेलरेट करता है पेस ऑफ लर्निंग को। ये बात एकदम जो है वो क्या है, सही है, क्योंकि अगर साथ साथ अगर आपको पता चलता रहेगा आपके मार्क्स कितने हैं तो आपका जो पेस ऑफ लर्निंग जो है वो क्या रहेगा, सही रहेगा, तेज ज्यादा रहेगा। ऐसा कहता है समेटिव फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल है, नहीं सर, समेटिव जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है, जो एंड में दिया जाता है, लिखा भी हुआ है समेटिव इवैल्यूएशन मोर सिस्टमैटिक होता है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, ये हेल्प करता है एक्विजिशन ऑफ द डिग्री ऑल्सो। तो आपका जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और वो ज्यादा जो है वो क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। तो इसमें असर्शन जो है वो क्या है, ट्रू, जबकि रीजनिंग जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, सी। लो जी, ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन, तो इसको आप कीजिएगा। ओके, पेपर एग्जाम से पहले 2 बार लगाने हैं, और जितने एमसीक्यूज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितने एमसीक्यूज मैंने कराए हैं वो जरूर करके जाना, सब छोड़ देना भाई, एमसीक्यूज जरूर करके जाना, ठीक है ना जी सर। चलो ये करो, 5 मॉक टेस्ट मैंने करवा दिए, पेपर में जाने से पहले 5 मॉक टेस्ट एक बार दोबारा रीड करके जाने हैं। दूसरा अब इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं वो है जी 5 आपके मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 कॉमर्स के। ओके जी सर, चलो ये कीजिए। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छे लगे अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और आपकी तैयारी और भी अच्छी है। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।